ओके बेटा, तो लास्ट क्लास में हमने ईएमआई का पार्ट कर रहे थे हम लोग। और उसमें हमने एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर, एनर्जी डेंसिटी ऑफ इंडक्टर निकाला था। ओके, आज जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा बेटा, दैट इज योर एडी करंट्स। एडी करंट्स, ये एडी करंट्स क्या होते हैं बेटा, और ये कहाँ पे काम आते हैं, ये सब कुछ हम इसमें पढ़ेंगे। ओके, ये एडी करंट्स बेसिकली इंड्यूस ईएमएफ का ही पार्ट है, क्योंकि इसमें भी क्या होता है, जब आप किसी मटेरियल का, किसी स्पेशली फेरोमैग्नेटिक मटेरियल का फ्लक्स चेंज करते हो बेटा, तो उसके अंदर, उसके सरफेस के अलोंग करंट सेटअप हो जाता है, करंट इंड्यूस्ड हो जाता है। ओके, सो उस कंडक्टर को, उस करंट को क्या बोलते हैं, एडी करंट। जैसे ये देखो, अगर हमारे पास ये एक मेटेलिक डिस्क है, ओके, और यहाँ पे मैंने एक मैग्नेट रख दिया। जब आप मैग्नेट छोड़ो, आप ऐसा करते हैं सोलेनाइड, और इसके अंदर हमने एक वेरिंग करंट पास किया है, करंट पास कर रहे हैं जो कि वेरी कर रहा है। अब हमें पता है करंट वेरी कर रहा है, करंट वेरी करने का मतलब है यहाँ पे जो फील्ड लाइंस होंगी, ये फील्ड लाइंस वेरी करेंगी। तो जैसे ही ये फील्ड लाइंस वेरी करेंगे बेटा, ये जो मैग्नेटिक फील्ड बी है ये वेरी करेगा। ओके, और ये फील्ड लाइन इसके प्लेन के परपेंडिकुलर है, एक तरह से इसके प्लेन के क्या है, परपेंडिकुलर है। सो फ्लक्स जो होगा, आपको मालूम ही है, इस कॉइल का एरिया वेक्टर भी क्या होगा, एरिया वेक्टर भी क्या होगा, इस डायरेक्शन में ही होगा एरिया वेक्टर भी। ओके, सो एंगल जीरो हो जाएगा। ओके, पहले तो कॉस जीरो हो जाएगा। फ्लक्स इज इक्वल टू क्या होता है, बी ए कॉस थीटा, और कॉस थीटा क्या हो जाएगा, जीरो। अब अगर आपका बी चेंज होगा, अब ये वेरी कर रहा है, तो फ्लक्स भी वेरी करेगा, ये फ्लक्स भी वेरी करेगा। अब फ्लक्स भी वेरी करेगा तो इंड्यूस्ड ईएमएफ सेटअप हो जाएगा, आप बोलोगे। बट यहां पे इंड्यूस्ड ईएमएफ नहीं बोलते, यहां पे करंट सेटअप हो जाएगा, क्योंकि यहां पे क्या है, जो भी इलेक्ट्रोन है, यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन क्या है, एक क्लोज लूप में रोटेट करने लग जाएगा। ओके, तो ये इस वजह से क्या हो जाएगा, करंट सेटअप हो जाएगा। तो अलोंग द सरफेस यहाँ पे हमारे इलेक्ट्रॉन्स, अलोंग द कंडक्टर, हमारे सरफेस के कंडक्टर के अलोंग इलेक्ट्रॉन्स रोटेट करने लग जाएंगे, जिस वजह से हम बोलेंगे कि यहाँ पे करंट सेटअप हो गया। इस करंट को बोला जाता है एडी करंट। ओके बेटा, सो यहां से आप एडी करंट की डेफिनेशन लिख सकते हो, एडी करंट की डेफिनेशन लिख सकते हो। तो क्या डेफिनेशन क्या लिखते हो, एडी करंट्स आर द लूप ऑफ करंट, लूप्स ऑफ इलेक्ट्रिकल करंट, loops of electrical current induced within the conductor, induced within the conductor along its surface, along its surface, surface के along होगा बेटा। ओके, when magnetic field perpendicular to its surface changes, magnetic field perpendicular to its surface changes। So this is the definition of eddy currents। तो जब भी बेटा एक कंडक्टर के सरफेस के अलोंग मैग्नेटिक फील्ड उसके सरफेस के परपेंडिकुलर होगी, तो तब क्या होगा, ये मैग्नेटिक फील्ड वेरी करवा के हम उसके सरफेस के अलोंग यहाँ पे लूप में करंट सेटअप कर सकते हैं। तो ये लूप में जो करंट है बेटा, इसे बोला जाता है एडी करंट। तो इसका अगर बेसिक प्रिंसिपल भी देखा जाए एडी करंट का, ये हम लोग, हमारे जो एडी करंट्स है, ये फेरोमैग्नेटिक फैराडेज लॉ के ऊपर बेस्ड है,
क्योंकि एज फॉर फैराडेज लॉ जब भी फ्लक्स चेंज होता है तो इंड्यूस्ड ईएमएफ सेटअप होता है। यहाँ पे इंड्यूस्ड ईएमएफ नहीं बेटा, करंट सेटअप हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे कोई दो एंड्स नहीं है बेटा, यहाँ पे कंप्लीट लूप सेटअप हो गया है। ओके, इलेक्ट्रॉन्स जो है बेटा उसमें देखा था हमने एक एंड से दूसरे एंड पे ट्रांसफर हो गए थे, लेकिन यहाँ पे लूप फोर्स एक्सपीरियंस करेंगे, रोटेट करना स्टार्ट कर देंगे लूप में, तो यहाँ पे करंट सेटअप हो जाएगा। तो ऐसे करंट्स को बोलते हैं हम लोग एडी करंट्स। अब इन एडी करंट्स की काफ़ी एप्लीकेशंस होती है हमारी डे टू डे लाइफ में, तो इनकी एप्लीकेशंस भी इंपॉर्टेंट है। एप्लीकेशंस क्या है इनकी? एप्लीकेशन ऑफ एडी करंट, तो पहली एप्लीकेशन है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग, डैम्पिंग वर्ड 11th में पढ़ते हैं हम लोग, जब हम लोग ऑसिलेशन वाला चैप्टर करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग, वहां पे टीचर ये बात बोलता है कि एक तरह की होती है डैम्पिंग, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग, जो कि आप 12th में पढ़ते हो। तो ये वो टाइम है जहां पे आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग सिखाई जाती है। ओके, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग जो होती है ना, ये गैल्वेनोमीटर में यूज होता है टू मेक डेड बीट गैल्वेनोमीटर। डेड बीट गैल्वेनोमीटर, जब गैल्वेनोमीटर में करंट पास होता है और फाइनली इक्विलिब्रियम स्टेट में उसकी जो नीडल होती है, या उसकी आप बोल सकते हो जो कॉइल होती है, जो इसकी कॉइल होती है, ये क्या होता है, ये एकदम से रेस्ट पे नहीं आती, क्योंकि इक्विलिब्रियम में आया है तो यहाँ पे ये क्या है, स्टेबल इक्विलिब्रियम में आता है, ऑसिलेट करना स्टार्ट कर देती है। तो आपका जो पॉइंटर है, जो ये आपकी कॉइल है, ये क्या है, ऑसिलेट करना स्टार्ट कर देती है, रेस्ट पे नहीं आती। तो यहाँ पे की जाती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग कैसे की जाती है, हम लोग इसकी जो कॉइल है, ये जो कॉइल है, इस कॉइल के अंदर कोर, सॉफ्ट आयरन कोर है, उसके अंदर हम उसके सरफेस के अलोंग करंट सेटअप करते हैं। पहले ये जो अभी मैं ये बना रहा हूं बेटा, ये रास्ता इंक्रीज कर रहा हूं करंट का, एक तरह से एक ऐसे था नॉर्मली, अब जब इसके सरफेस के परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड वेरी करेगा तो इसके अंदर लूप में करंट इस तरह से सेटअप हो जाएगा। ओके, इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर करंट कुछ इस तरह से सेटअप होगा, रास्ता बढ़ गया एक तरह से बेटा इलेक्ट्रॉन के लिए, डिफिकल्टी बढ़ गई है, रेजिस्टेंस ज्यादा हो गई है। तो यहाँ पे हमने क्या किया है, इस जगह पे हमने एडी करंट्स को कम करने की कोशिश की है। ओके, यहाँ पे एडी करंट आपका नॉर्मली होगा। सबसे पहले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग देखते हैं। ये वाला फंडा आपका बेटा ट्रांसफार्मर में होता है, ट्रांसफार्मर आगे डिटेल में पढ़ेंगे तो तब उसमें भी बताऊंगा मैं आपको कि। तो पहली जो एप्लीकेशन है दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग। जो आपका गैल्वेनोमीटर होता है, उस गैल्वेनोमीटर में जब आपका रीडिंग पॉइंट आता है तो रीडिंग पॉइंट पे आगे नीडल ऑसिलेट करना स्टार्ट कर देती है, क्योंकि स्टेबल इक्विलिब्रियम में होती है। तो रेस्ट पे लाने के लिए उसे वहां पे हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग किया जाता है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग कैसे करते हैं, जैसे ये आपके पास कॉइल है, कॉइल की कोर है, ये आपका नॉर्थ साउथ पोल है, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड सेटअप हुई है, और ये मैग्नेटिक फील्ड हमेशा इसके सरफेस के नॉर्मल रहती है, वहां पे भी हमने ये कॉन्सेप्ट किया था। अब जब ये कॉइल आपकी इस तरफ जाएगी तो इसके अंदर एडी करंट कुछ इस तरह से सेटअप हो जाएगा, जो कि इसके मोशन को अपोज करेगा। जब वे वापस इस तरफ आएगी तो एडी करंट इस तरफ जाने पे अपोज करेगा। मतलब एडी करंट ने क्या करना है, इसके मोशन को करना है अपोज, और धीरे धीरे इसके मोशन को अपोज करते करते इसको ले आएगा रेस्ट पे। रेस्ट पे लेके आने का मतलब है ये ऑसिलेट करना स्टॉप बंद कर देगा और आपको एक फिक्स्ड रीडिंग दे देगा। दैट्स व्हाई इट्स डेड बीट गैल्वेनोमीटर। ओके, तो क्या होता है यहाँ पे, when the coil of galvanometer oscillate, coil of galvanometer oscillates eddy current is set up in the core which opposes
which opposes its oscillation and finally bring the coil to rest। तो इस तरह से कॉयल आपकी रेस्ट पे आ जाती है। तो जो ऑसिलेटिंग एनर्जी होती है वो एक तरह से एडी करंट की फॉर्म में यहाँ पे लूज हो जाती है। देखो इस एनर्जी को हम यहाँ पे यूज नहीं कर सकते, जो कॉयल के अंदर एडी करंट सेटअप होंगे उस एनर्जी को हम यूज नहीं कर सकते, ये एक तरह से वेस्टेज है आपकी। ओके, इसीलिए मैंने ये वाला कंसेप्ट दिखाया आपको, ये वाला जो अभी बनाया मैंने ये। ओके, इसको पढ़ेंगे अभी। सो नॉर्मली डेड बीट गैल्वेनोमीटर में क्या प्रिंसिपल है इसका कि जब आपका गैल्वेनोमीटर का कॉइल ऑसिलेट करेगा तो उसमें एडी करंट्स जो है वो अपना डायरेक्शन कुछ इस तरह से रखेंगे कि वो इसकी मोशन को अपोज कर देंगे एज पर लेंज लॉ। तो इस वजह से आपकी जो ऑसिलेटिंग एनर्जी है दैट विल बी कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन द कोर इन द फॉर्म ऑफ एडी करंट्स। तो एडी करंट की फॉर्म में यहाँ पे सेटअप हो जाएगी वो एनर्जी और फाइनली आपकी कॉइल जो है वो रेस्ट पे आ जाएगी। ओके, अब ये फिनोमिना यहाँ पे तो हमने जानबूझ के डेड बीट गैल्वेनोमीटर में तो ये जानबूझ के हमने इसको एडी करंट बनाने थे हमें। लेकिन अगर बात करें ट्रांसफार्मर की, अगर बात करें ट्रांसफार्मर की तो ट्रांसफार्मर में अब अलग केस होता है। ट्रांसफार्मर में हम ये चीज रखते हैं इस तरह से, ट्रांसफार्मर में भी कोर का जब बेटा फ्लक्स चेंज होता है तो उसके अंदर एडी करंट सेटअप हो जाते हैं। वो एडी करंट्स ट्रांसफार्मर के अंदर एक लॉस का काम कर रहे हैं। ओके, लॉस हो रहा है वहां पे करंट आपका, तो इसीलिए वहां पे कॉइल की जो कोर होती है उसको थोड़ा सा इस तरह से बना दिया जाता है कि रास्ता पाथ बढ़ जाए आपके इलेक्ट्रॉन्स का। इलेक्ट्रॉन का पाथ बढ़ेगा तो यहाँ पे एडी करंट्स क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। एडी करंट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, जिस वजह से एडी लॉस कम हो जाएंगी। ये ट्रांसफार्मर में डिटेल में पढ़ेंगे, बट यहाँ पे आप डेड बीट गैल्वेनोमीटर वाले के ऊपर ध्यान दो ज्यादातर। तो पहली एप्लीकेशन है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग, और वैसे भी ये ट्रांसफार्मर वाली एग्जांपल का यहाँ पे डैम्पिंग के साथ कोई लेना देना नहीं है, चलो ये बाद में ही करते हैं हम लोग। ओके, सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग में मैंने आपको बताया कि गैल्वेनोमीटर में आप उसकी कॉइल जैसे ऑसिलेट करती है तो उस ऑसिलेशन को रेस्ट पे कैसे लाते हो, खत्म कैसे करते हो आप लोग। ओके, ये यहाँ पे ऑसिलेशन को डैम्प किया जा रहा है एक तरह से विद द हेल्प ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग। एक और एप्लीकेशन है इसकी, दैट इज इंडक्शन मोटर। जो आपकी इंडक्शन मोटर होती है, इंडक्शन मोटर में भी एडी करंट्स ही यूज होते हैं। इंडक्शन मोटर में भी हम लोग एक कोर होती है आपकी, रोटर होता है। अब मोटर में एक रोटर होता है जो कि रोटेट करता है और इसके अराउंड जो रखी जाती है मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई की जाती है। ओके, मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई की जाती है। ओके, ये मैग्नेटिक फील्ड कॉइल्स के कारण होती है। इन कॉइल्स के अंदर कंटिन्यूसली करंट वेरी करता है। जैसे इन कॉइल्स में करंट वेरी करेगा तो इसके अंदर जो इंड्यूस्ड करंट सेटअप होगा वो इस रोटर को रोटेट करने लग जाएगा। यहाँ पे हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट कर देते हैं, तो ये रोटर आपका रोटेट करने लग जाता है। ओके, फैंस वगैरह में अगर आप बात करोगे, फैंस में भी यही प्रिंसिपल यूज होता है आपका। ओके, तो अगर मैं इसका फ्रंट व्यू दिखाऊं तो कुछ इस तरह से होता है। ये बीच में रोटर लगा हुआ है, यहाँ पे आपका मैग्नेटिक फील्ड सेटअप होता है। ओके, जैसे 1 फेज 2 फेज 3 फेज होता है तो उस तरह से यहाँ पे अलग अलग होते हैं। जैसे ये मैंने 2 फेज बना दिया एक तरह से, 3 फेज के लिए 6 यूज होंगे। ओके, तो एक वायर यहाँ पे एंटर करेगी, एक वायर यहाँ पे एंटर कर रही है, तो अगर ये नॉर्थ की तरह बिहेव करेगा, ये साउथ की तरह बिहेव करेगा, तो जिस वजह से यहाँ पे एडी करंट सेटअप होंगे, जो जिस वजह से ये रोटेट कर जाएंगे। ओके, और उसके बाद जैसे ये करंट कम होगा, इस वाले फेस में करंट बढ़ने लग जाएगा, ये नॉर्थ की तरह बन जाएगा, ये आपका साउथ की तरह बन जाएगा। और जैसे ये नॉर्थ की तरह बना तो ये रोटर यहां से और ज्यादा तेज भागने लग जाएगा। ओके, तो रोटर कंटिन्यूसली क्या है, रोटेट करता रहता है, रेस्ट पे नहीं आता। इस नॉर्थ पोल से दूर लेके जाएगा एडी करंट, फिर इस नॉर्थ पोल से, जैसे ही यहां पहुंचेगा, अब ये बोलोगे साउथ पोल है तो यहाँ पे रुकना चाहिए, नहीं, तब तक अपनी करंट पोलैरिटी चेंज कर लेता है। पोलैरिटी चेंज करने का मतलब अब ये साउथ जो है ये नॉर्थ बन जाएगा। जैसे ये नॉर्थ बना, यहाँ से ये और आगे चला जाएगा, फिर ये नॉर्थ बन जाएगा तो ये आगे चला जाएगा।
इस तरह से आपका रोटर कंटिन्यूसली रोटेट करता रहता है इनसाइड अ वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड। और ये रोटर के अंदर जो एडी करंट सेटअप होते हैं वो एडी करंट्स इलेक्ट्रॉन को रोटेट करवाते हैं, जिस वजह से रोटर भी रोटेट करता है। ओके, सो ये इंडक्शन मोटर में भी एडी करंट्स यूज हो रहे हैं। ऐसे ही इंडक्शन फर्नेस भी होती है, इंडक्शन फर्नेस, ये आजकल हम घरों में भी यूज कर रहे हैं इंडक्शन फर्नेस। इसमें क्या होता है, इसमें भी बेटा जैसे आपके पास ये सरफेस पे आप इंडक्शन फर्नेस पे कोई यूटेंसिल रख देते हो, स्पेशल यूटेंसिल्स आते हैं इनके, उसका बेस जब इसे टच करता है तो ये क्या है, एक जब इसको ऑन कर देते हो तो ये परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड, यहाँ पे वेरिंग परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड सेटअप कर देता है। उस वेरिंग परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड की वजह से इसके बेस में करंट सेटअप हो जाता है, और वो जो करंट है वो हीट की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। ओके, सो यहाँ पे जो एडी करंट सेटअप होंगे मटेरियल के अंदर, एडी करंट्स जो सेटअप होंगे बेस के अंदर, वो क्या है बेटा, हीट में कन्वर्ट हो जाएंगे। ओके, बेस के अंदर जब एडी करंट फॉर्म होंगे तो वो हीट की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे। जैसे हमारे घरों में इंडक्शन चूल्हा होता है तो वो इसी प्रिंसिपल के ऊपर बेस्ड होता है। ओके, तो उसमें जब करंट पास होता है वो जो बेस होता है उसका, उसमें क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड सेटअप कर देता है। इसीलिए जब उसको आप टच करोगे वो गर्म नहीं होगा, ऑल्दो वो किसी यूटेंसिल, जो यूटेंसिल उसके ऊपर रखते हो वो गर्म हो जाएगा, लेकिन उसका बेस कभी भी गर्म नहीं होगा, क्योंकि उसका बेस सिर्फ क्या कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कर रहा है। वो मैग्नेटिक फील्ड उसके ऊपर जो यूटेंसिल रखा हुआ है उसके बेस में एडी करंट सेटअप कर देते हैं, और वो एडी करंट्स जो रहते हैं, वो एडी करंट्स जो है वो हीट क्रिएट कर देते हैं वहां पे। ओके, क्योंकि बेस कुछ रेजिस्टेंस भी क्रिएट करेगा, और जूल हीटिंग इफेक्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पे हीट सेटअप, हीट फॉर्म हो जाएगी, और उस हीट से आप इजिली कुक कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट जो आपके बाइक्स के स्पीडोमीटर होते हैं, स्पीडोमीटर में भी सेम प्रिंसिपल यूज होता है। जैसे आपका बाइक रोटेट करता है तो आपका जो उसके अंदर फिर से कोर होती है स्पीडोमीटर की, उसमें आपका करंट सेटअप हो जाता है, वो जो उसे रोटेट करता है, और उससे आपके बाइक का स्पीडोमीटर का जो नीडल है वो भी रोटेट करता है। ओके, ये सिंपल सिर्फ बेटा एप्लीकेशन है, इसमें कुछ ज़्यादा समझाने वाली बात नहीं। इन सब में एडी करंट सेटअप हो रहा है, और एडी करंट्स क्या है, किसी न किसी फॉर्म में हम यूज कर रहे हैं। ओके, ऐसे ही जो हमारे पुराने घरों में एनर्जी मीटर्स होते थे वो भी इसी वर्क करते थे, इसी के बेस एनर्जी मीटर, उनके अंदर भी जब एडी करंट सेटअप होता था तो उनकी जो कॉइल थी वो रोटेट करती थी, जिससे रीडिंग आती थी आगे। ओके, बस एक एक दो दो लाइन में इन्हें एक्सप्लेन करना होता है आपने इनको। एनर्जी मीटर हो गया, स्पीडोमीटर हो गया, इंडक्शन फर्नेस हो गया, इंडक्शन मोटर हो गया, और सबसे इंपॉर्टेंट है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग, जो पहले किया है हमने। तो ये एडी करंट था बेटा, एप्लीकेशंस पढ़ लेना, और एडी करंट्स की डेफिनेशन क्या होती है। यहाँ पे मैंने ये ट्रांसफार्मर वाले बताया कि एडी लॉसेस कम कैसे कर सकते हो आप लोग। इसको जब ट्रांसफार्मर वाला टॉपिक करेंगे वहाँ पे और भी डिटेल में बता देंगे कि ट्रांसफार्मर में इसको कैसे बनाया जाता है, ट्रांसफार्मर की कोर को कैसे बनाया जाता है ताकि उसमें एडी लॉस ना हो। क्योंकि ये बेटा जो इस कोर में भी करंट सेटअप हो रहा है वो एक तरह से एनर्जी लॉस है हमारा। ओके, तो वो एनर्जी लॉस को क्या होता है, हमने मिनिमम रखना होता है। हमने जरूर डेड बीट गैल्वेनोमीटर बना लिया, लेकिन इसको एनर्जी लॉस को मिनिमम भी करना है हमने साथ साथ। तो वो मिनिमम करने के लिए हम कोर में कुछ ना कुछ मॉडिफिकेशन करते हैं बेटा। तो इंस्टेड ऑफ रेक्टेंगल हम लोगों ने कुछ इसको ऐसे कर देते हैं, कोर को ऐसे बना लेते हैं। इससे क्या होता है कि जो आपका इलेक्ट्रॉन है उसका पाथ इंक्रीज हो जाता है, जिससे एडी लॉसेस कम होंगे। इवन गैल्वेनोमीटर में भी एडी लॉसेस कम होंगे, और आगे ट्रांसफार्मर में भी होंगे। तो ट्रांसफार्मर में एक और चीज करते हैं जिससे एडी लॉसेस कम होते हैं, वो वहां पे बताएंगे आपको। ओके, तो आप गैल्वेनोमीटर की बात करोगे तो गैल्वेनोमीटर में अगर एडी लॉसेस को मिनिमम करना है तो आप इस तरह से कोर को कुछ इस तरह से बना सकते हो। ओके, ये हम लोग सिर्फ यहाँ पे क्या चाहेंगे, हम लोग चाहेंगे कि ये डेड बीट गैल्वेनोमीटर बनाए, कोई एक्स्ट्रा एनर्जी ना कंज्यूम करे। तो एक्स्ट्रा एनर्जी को मिनिमम करने के लिए हम लोग इस तरह का कोर बनाते हैं। ओके, इसमें कुछ कटिंग कर दी है, ये कट किया हुआ बेटा यहाँ पे सेक्शन को। ओके, इसके यहाँ पे कट डाल दिए हमने रेक्टेंगुलर कॉइल में। ओके, सो बेटा ये आपका ईएमआई का पार्ट था। इसके बाद अब एसी स्टार्ट करना है हमने, बट एसी स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगा ट्रांजिएंट स्टेट। ट्रांजिएंट स्टेट
ये ट्रांजिएंट स्टेट जो है बेटा, सबसे पहले इसको मैं आपको बता देता हूँ, ये बोर्ड पॉइंटर से नहीं इंपॉर्टेंट है। ओके, इसमें रिजल्ट्स जो ड्राइव होते हैं ये हमारे हैं सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव पॉइंटर से इंपॉर्टेंट, स्पेशली कंपटीशन पॉइंटर से इंपॉर्टेंट, बोर्ड के ऑब्जेक्टिव पॉइंटर से भी इंपॉर्टेंट नहीं है। ओके, सबसे पहले ट्रांजिएंट स्टेट का मतलब क्या है? ये वो स्टेट है जिसमें करंट वेरी करता है बेटा, करंट हमारा वेरी करता है। अब एसी जो होता है, एसी में तो ऑल दो उसका मतलब ही अल्टरनेटिंग करंट है, उसमें मैग्नीट्यूड कंटिन्यूसली वेरी करता रहता है। ओके, वेयर एज अगर ट्रांजिएंट स्टेट की बात करें, ये डीसी में पढ़ेंगे, ट्रांजिएंट स्टेट इन डीसी। तो ये सिर्फ कब होता है? जब सर्किट में कैपेसिटर लगा हो या इंडक्टर लगा हो। सबसे पहले हम करेंगे डीसी सर्किट कंटेनिंग कैपेसिटर। डीसी सर्किट में अगर कैपेसिटर लगा होगा तो क्या होगा? हमारे पास एक कैपेसिटर है, एक रेजिस्टर आर है, और यहां पे लगी हुई है बैटरी, और ये लगा दिया स्विच हमने। सबसे पहले इसमें पढ़ेंगे ग्रोथ द चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर, कैपेसिटर के साथ रेजिस्टर क्यों लगाना जरूरी है ये भी क्लियर हो जाएगा यहाँ पे। अगर कैपेसिटर के साथ रेजिस्टर नहीं लगाओगे तो आपका रेजिस्टर यहाँ पे बर्न हो सकता है, तो इसीलिए चार्जिंग के वक्त या डिस्चार्जिंग के वक्त कैपेसिटर के साथ रेजिस्टर जरूरी है। अब देखिए, एट t इज इक्वल टू 0, एट t इज इक्वल टू 0, स्विच S इज क्लोज्ड। स्विच S को क्या किया है? क्लोज किया है। इस वजह से क्या होगा? करंट I इन द सर्किट इंक्रीजेस। करंट सर्किट में क्या होगा? इंक्रीज हो जाएगा टू मैक्सिमम वैल्यू, इंक्रीजेस टू मैक्सिमम वैल्यू। करंट की वैल्यू मैक्सिमम हो जाएगी यहाँ पे। ओके, अब धीरे धीरे करंट इन द सर्किट इंक्रीजेस टू मैक्सिमम वैल्यू एंड चार्ज ऑन कैपेसिटर इज 0। तो इनिशियली चार्ज कैपेसिटर के ऊपर 0 होगा, और सारा का सारा जो करंट सेटअप होगा वो मैक्सिमम होगा, और वो इसके क्रॉस आ जाएगा। ओके, सो नेक्स्ट क्या होगा? टाइम के साथ एट एनी टाइम t, चार्ज ऑन कैपेसिटर इज Q, चार्ज ऑन कैपेसिटर इज Q। कैपेसिटर के ऊपर चार्ज Q हो गया, प्लस Q माइनस Q, और इस वक्त सर्किट में करंट है I। सर्किट में करंट कितना है? I करंट है। चार्ज ऑन कैपेसिटर इज I। आफ्टर स्मॉल टाइम dt, चार्ज इंक्रीजेस टू Q प्लस dQ। सो करंट विल बी इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? dq बाई dt। करंट आ जाएगा हमारे पास dq बाई dt, क्योंकि यहां पे चार्ज आपका ग्रो कर गया है, चार्ज ग्रो करके q प्लस dq हो गया है। सो इट मीन्स के करंट जो होगा दैट विल बी इक्वल्स टू चेंज इन चार्ज अपॉन चेंज इन टाइम, dq बाई dt आ जाएगा आपका करंट। अगर ये बैटरी का EMF E कंसिडर कर लेते हैं हम लोग यहाँ पे, सो यहाँ पे किरचॉफ लॉ लगाएंगे, अगर यहाँ पे किरचॉफ लॉ लगाएंगे तो क्या हो जाएगा? किरचॉफ लॉ लगाएंगे तो सबसे पहले देखिए, जब मैं A से B पॉइंट पे गया तो कैपेसिटर है, कैपेसिटर के क्रॉस कितना ड्रॉप होगा? कैपेसिटर के क्रॉस ड्रॉप होगा Q बाई C, क्योंकि Q इज इक्वल टू CV होता है तो V आ जाएगा Q बाई C। और कैपेसिटर की पॉजिटिव से नेगेटिव प्लेट पे जा रहा हूं तो प्लस साइन आ जाएगा। फिर मैं रेजिस्टर के क्रॉस जा रहा हूं तो रेजिस्टर के क्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप कितना आता है? IR, और यहाँ पे प्लस साइन आ जाएगा, और माइनस E इज इक्वल टू आ जाएगा 0, क्योंकि बैटरी के नेगेटिव से पॉजिटिव पे जा रहा हूं, इधर करंट की डायरेक्शन में जा रहा था। साइन कन्वेंशंस के साथ मैंने ये इक्वेशन बना ली है। अब इसमें Q बाई C प्लस करंट को क्या लिख सकते हैं? dq बाई dt।
इंटू आर इज इक्वल्स टू आ जाएगा ई। इसको इधर लेके चले गए और ई लिख दिया हमने। और ई को आप एक और चीज लिख सकते हो। चलो ये इक्वेशन बन गया हमारे पास, ओके, यूजिंग किरचॉफ लॉ। तो ये इक्वेशन बन गया अब हमारे पास। अभी हमें इसे सॉल्व करना है। इस इक्वेशन में प्रॉब्लम ये है कि इस इक्वेशन में टाइम भी है, क्यू भी है, दो वेरिएबल है हमारे। ऐसे टाइम पे वेरिएबल्स को सेपरेट करना होता है, इतना इजी नहीं है इन्हें इस इक्वेशन को सॉल्व करना। ओके, नॉन मेडिकल स्टूडेंट इस चीज को सीखेंगे, मेडिकल वालों को आगे प्रॉब्लम आएगी थोड़ी सी इसको सॉल्व करने में। सो बेटा क्या किया है हमने यहाँ पे, हमारे पास कैपेसिटर को रेजिस्टर के साथ कनेक्ट किया हमने, और इनिशियली जब स्विच को क्लोज किया हमने तो करंट इंक्रीज होने लग गया आपका टू मैक्सिमम वैल्यू। इनिशियली मैक्सिमम वैल्यू होगी उसकी, और चार्ज ऑन कैपेसिटर जीरो होगा इनिशियली। टाइम के साथ करंट जो है, टाइम के साथ करंट जो है वो कम होता जाएगा, चार्ज बढ़ता जाएगा, क्योंकि चार्ज हो रहा है कैपेसिटर। जैसे जैसे क्यू बढ़ेगा आई की वैल्यू डिक्रीज होगी। ये क्यू बाई सी प्लस आई आर माइनस ई इज इक्वल टू जीरो। ये हमने इसमें किरचॉफ लॉ लगा दिया, ये हमने किरचॉफ लॉ लगाया है। ये जो लूप है इसमें हमने किरचॉफ लॉ लगा दिया है। ए से जब कैपेसिटर को क्रॉस किए तो पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहे हो, तो इसीलिए प्लस क्यू बाई सी लिख दिया। साइन कन्वेंशन के साथ किरचॉफ लॉ लगाया यहाँ पे हमने। और जब रेजिस्टर के क्रॉस गए तो करंट की डायरेक्शन में जा रहे तो आई प्लस आई आर लिख दिया। फिर बैटरी के नेगेटिव से पॉजिटिव टर्मिनल पे जा रहे हो तो इसीलिए मैंने माइनस ई लिख दिया। तो हमारे पास जो इक्वेशन बन गई है वो इक्वेशन बन गई है प्लस क्यू बाई सी प्लस आई आर माइनस ई इज इक्वल टू जीरो। इसमें ई का वैल्यू क्या होगा, अब जब कैपेसिटर स्टेडी स्टेट में आ जाएगा, स्टेडी स्टेट का मतलब है आई की वैल्यू जीरो हो जाएगी और कैपेसिटर के ऊपर चार्ज मैक्सिमम क्यू नॉट हो जाएगा। तो उस वक्त आई की वैल्यू जीरो होने का मतलब है सारा ड्रॉप कैपेसिटर के क्रॉस हो जाएगा। तो ई की वैल्यू को क्यू नॉट बाई सी लिख सकते हो। तो ई की वैल्यू को यहाँ पे रिप्लेस कर दिया क्यू नॉट बाई सी। फिर क्यू बाई सी को इक्वेशन की राइट हैंड साइड पे लेके गए हम लोग, और यहाँ पे जस्ट हमने अब मैथमेटिक्स यूज करके इसको सिंप्लीफाई किया है। आर डी क्यू बाई डी टी इज इक्वल टू क्यू नॉट माइनस क्यू अपॉन सी। और इधर से अगर मैं नेगेटिव कॉमन ले लूं तो ये इक्वेशन बन जाएगी डी क्यू बाई डी टी माइनस क्यू नॉट बाई आर सी। अब वेरिएबल सेपरेट कर लिए, क्यू वाले वेरिएबल एक तरफ लिख लिए हमने, दैट इज डी क्यू बाई क्यू माइनस क्यू नॉट, और इधर डी टी को इधर लेंगे माइनस डी टी बाई आर सी। दिस इज अ वे ऑफ सॉल्विंग अ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ 1 डिग्री। वेरिएबल सेपरेट करके लिख लो, लेफ्ट हैंड साइड पे क्यू वेरिएबल है, राइट हैंड साइड पे टाइम वेरिएबल है, और इनको इंटीग्रेट कर दिया। और अब 1 बाई एक्स की इंटीग्रेशन लॉग एक्स होती है। ओके, तो लॉग क्यू माइनस क्यू नॉट, जीरो से क्यू, और इधर डी टी था, डी टी का इंटीग्रेशन सिंपल टी हो जाएगा, लिमिट्स डाल दी जीरो टू क्यू। यहाँ पे लॉग ए माइनस लॉग बी बन गया, तो लॉग ए बाई बी लिख सकते थे आप इसे। उसके बाद इस माइनस क्यू नॉट को राइट हैंड साइड पे ले गए। सो हमारे पास जो इक्वेशन बन गया दैट इज क्यू माइनस क्यू नॉट इज इक्वल टू माइनस क्यू नॉट ई रेस्ट पार्ट माइनस टी बाई आर सी। सो दिस क्यू इज इक्वल टू क्यू नॉट माइनस क्यू ई रेस्ट पार्ट माइनस टी बाई आर सी। और यहाँ से क्यू नॉट कॉमन ले लिया हमने, और रिजल्ट फाइनली रिजल्ट क्या बन गया हमारे पास, दैट इज क्यू इज इक्वल टू क्यू नॉट 1 माइनस ई रेस्ट पावर माइनस टी बाई आर सी। सो इस इक्वेशन से हम किसी भी टी टाइम पे चार्ज और कैपेसिटर निकाल सकते हैं। ये इक्वेशन हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है अगर आप कैपेसिटर में ग्रोथ ऑफ चार्ज देख रहे हो कि टाइम के साथ कैसे वेरी कर रहा है। क्यू इज इक्वल्स टू क्यू नॉट 1 माइनस ई रेस्ट पावर माइनस टी बाई आर सी। और यहां से एक सबसे पहली, अगर कभी भी आपसे कोई आरसी का डायमेंशनल फॉर्मूला पूछे तो आरसी का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा, m0 l0 t1। ऐसा क्यों लिखा है आप देख सकते हो, ई की रेस्ट पावर हमेशा डायमेंशनलेस होती है, तो t अपॉन आरसी, t अपॉन आरसी क्या होगा, डायमेंशनलेस होगा। तो आरसी का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या हो जाएगा, टाइम वाला हो जाएगा। ओके, ये एक मतलब काफी इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे, ये सीधा क्वेश्चन बहुत बार डायमेंशनल एनालिसिस में, ऑब्जेक्टिव में, नीट में स्पेशली ऐसे सीधा क्वेश्चन डाल देते हैं कि आरसी का डायमेंशनल फॉर्मूला बताओ।
अब बच्चे इसको आर का डायमेंशनल फार्मूला निकालते हैं, फिर कैपेसिटेंस का, फिर उन्हें कंबाइन करते हैं। बट जिन बच्चों को ये फार्मूला याद रहता है उन्हें मालूम है कि एक्सपोनेंट हमेशा डायमेंशनलेस होता है, तो टाइम अपॉन आरसी लिखा हुआ तो आरसी का भी टाइम ही होगा। ओके, अब ये आरसी होता क्या है, इस आरसी को टाउ के साथ डोनेट करते हैं और ये होता है टाइम कांस्टेंट। ये क्या होता है, टाइम कांस्टेंट, इसे बोलते हैं टाइम कांस्टेंट। इसकी डेफिनेशन क्या बन जाती है यहां से, Q इज इक्वल्स टू क्यू नॉट 1 माइनस ई रेस्ट पर माइनस टी बाई टी। मैंने आरसी को वो टाइम ले लिया है, कौन सा टाइम ले लिया है, लेट्स सी। अब ये कैंसिल आउट हो जाएगा, टी तो ये बन गया Q इज इक्वल्स टू क्यू नॉट 1 माइनस 1 बाई ई। तो इसे आप सॉल्व करोगे तो दिस विल बी इक्वल्स टू, अगर हम लोग 1 बाई ई एक खास नंबर है जिसकी वैल्यू होती है 2.7, इसे सॉल्व करोगे 1 बाई ई को, तो 1 अपॉन ई, दिस विल बी 0.63 टू क्यू नॉट, जिसका मतलब है क्यू की वैल्यू क्या होगी, 63.2% ऑफ क्यू नॉट हो गई है। तो टाइम कांस्टेंट की डेफिनेशन यहां से बनती है, टाइम कांस्टेंट क्या है, टाइम कांस्टेंट आरसी इज द टाइम आफ्टर विच चार्ज ऑन कैपेसिटर become 63.2% of maximum charge। मैक्सिमम चार्ज का 63.2% चार्ज कितने टाइम में हो रहा है कैपेसिटर, दैट टाइम इज कॉल्ड योर टाइम कांस्टेंट। ओके, अब अगर यहां से आपने ग्राफ ड्रॉ करना है इसका, अगर इसका ग्राफ ड्रॉ करना है क्यू का टाइम के साथ, तो ये इक्वेशन जो है आपकी, ये एक्सपोनेंशियली वेरी कर रही है। एक्सपोनेंट का ग्राफ क्या होता है बेटा, ये एक्सपोनेंट का ग्राफ बहुत जल्दी बढ़ता है, ये ग्राफ कुछ इस तरह से करेगा, बट एक टाइम पे आके ये क्या हो जाता है, सैचुरेट हो जाता है। ये कभी भी इस डॉट वाली लाइन को टच नहीं करेगा। ये डॉट लाइन वाली कौन सी लाइन है, ये क्यू नॉट को रिप्रेजेंट करिए, मैक्सिमम चार्ज को। अब ऑल्दो प्रैक्टिकली आपका कैपेसिटर फुली चार्ज क्यू नॉट हो जाता है, लेकिन इस ग्राफ के अकॉर्डिंग ये कभी भी क्यू नॉट वैल्यू अचीव नहीं कर पाएगा, क्योंकि हमारी एक लिमिटेशन है मैथमेटिक्स की कि इसको 1/0 की वैल्यू नहीं पता। ये 1/0 को क्या बोलता है, इन्फानाइट। देखिए क्यू इज इक्वल्स टू क्यू नॉट 1 माइनस ई रेस्ट पर माइनस टी बाई आर सी है। अगर अगर आप यहां पे कोशिश करोगे टू फाइंड द वैल्यू ऑफ टाइम एट विच क्यू बिकम क्यू नॉट, तो ये कुछ इस तरह से बन जाएगा। ये क्यू नॉट कैंसल आउट होके ये बन गया है इधर 1 इज इक्वल टू 1 माइनस ई रेस्ट पर, पावर अगर माइनस में है तो इसे डिनोमिनेटर में लिख के आप पावर क्या कर सकते हो, पॉजिटिव कर सकते हो। ये 1 कैंसल आउट होके यहाँ पे हमारे पास इक्वेशन बन जाती है 1 अपॉन ई रेस्ट टू पावर टी बाई आर सी इज इक्वल टू 0। इसका मतलब है ये वैल्यू क्या बन जाएगी आपकी, इनफाइनाइट, जिसका मतलब है ई रेस्ट पर टी बाई आर सी इज इक्वल टू इनफाइनाइट बन जाएगा और टी इज इक्वल टू बन जाएगा इनफाइनाइट। तो प्रैक्टिकली आपका कैपेसिटर सेकंड्स में चार्ज होता है। जो बच्चों ने बेटा कैपेसिटर्स देखा होगा फैन के अंदर, आप अगर उस कैपेसिटर को अपने प्लग में डालोगे, जस्ट डाल के बाहर निकाल दो, उतने में ही वो चार्ज हो जाता है। बट थ्योरेटिकली क्या होता है, हमें 1/0 या 1/इंफिनिटी की वैल्यू नहीं 1/0 की वैल्यू नहीं डिफाइंड है, जिस वजह से हमें यहाँ पे टाइम, एक्यूरेट टाइम नहीं निकाल सकते हम लोग कैपेसिटर का। ओके, कि कैपेसिटर कितने टाइम में मैक्सिमम चार्ज हो जाएगा, इसीलिए ग्राफ कभी भी क्यू नॉट को नहीं टच कर रहा है। ओके, टी की वैल्यू क्या हो जाएगी, इनफाइनाइट। सो यहां पे मैं लिख देता हूं थ्योरेटिकली कैपेसिटर takes infinite time to charge
मैक्सिमम। ओके, ये क्यों नहीं कर पाए बेटा? क्योंकि हमारे पास मैथमेटिकली एज 1/0 इज नॉट डिफाइंड। is not defined in mathematics. तो जिस दिन 1/0 की वैल्यू पता चल गई हमें एक्यूरेट टाइम पता चल जाएगा, बट प्रैक्टिकली कैपेसिटर गेट चार्ज विद इन सेकेंड्स, इवन नैनो सेकेंड्स बोल सकते हो, मिली सेकेंड बोल सकते हो, विद इन सेकेंड्स लिख लो यहाँ पे। ओके, सो प्रैक्टिकली बहुत जल्दी चार्ज होता है कैपेसिटर, बट थ्योरेटिकली नहीं हो पाता है। थ्योरेटिकल में क्या प्रॉब्लम आ रही है? 1/0 की वैल्यू देखो बेटा, यहाँ पे हमने इसे इनफाइनाइट मान लिया, मतलब e⁻t/RC की वैल्यू डिफाइंड ही नहीं है हमारे पास। जब तक इसकी वैल्यू डिफाइंड नहीं, हम टाइम की वैल्यू भी डिफाइन नहीं कर सकते। तो हम लोग इसी टाइम को, ये जो टाइम है, इसी टाइम को हम बोल देते हैं कि जिसमें आपका कैपेसिटर मैक्सिमम चार्ज हो गया है। इसके बाद आपका चार्ज, ये ग्राफ जो होता है सैचुरेट हो जाता है। सो दिस इज ओनली अ मैथमेटिकल प्रॉब्लम, नॉट अ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम। कि कैपेसिटर कभी, आप ऐसे नहीं बोल सकते कि कैपेसिटर कभी Q0 चार्ज ही नहीं गेन करेगा। कैपेसिटर के ऊपर Q0 चार्ज आएगा बेटा, ओके, बट मैथमेटिकली हम उसे सॉल्व करके नहीं दिखा सकते। ओके, ये ग्राफ से पता चल रहा है। सो इस क्वेश्चन में हमने देखा है कि कैपेसिटर के ऊपर चार्ज कैसे ग्रो करता है, और उस ग्रोथ वाली इक्वेशन ये आई है। इस इक्वेशन से हम कैपेसिटर के ऊपर किसी भी टाइम पे चार्ज निकाल सकते हैं। एक बार आपने चार्ज निकाल लिया, आपने अगर किसी भी टाइम पे पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस कैपेसिटर निकालना है तो आप Q/C करके चार्ज निकाल सकते हो, पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस कैपेसिटर निकाल सकते हो। ये आ गया है पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस कैपेसिटर। अगर आपने सर्किट में करंट निकालना है किसी भी टाइम में, तो दिस विल बी dQ/dt। इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट कर दो, इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट करोगे तो आपके पास रिजल्ट आ जाएगा। तो क्या रिजल्ट बनेगा? माइनस ये बन जाएगा, देखो Q0 की डिफरेंशिएशन तो जीरो हो जाएगी क्योंकि कांस्टेंट है, माइनस Q0 e⁻, जो भी होता है उसकी पावर वही रह जाती है, बट यहाँ पे चेन रूल लगेगा क्योंकि dt है तो RC क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा साथ में, तो यहाँ पे नीचे आ जाएगा -RC। सो dQ/dt इज इक्वल टू, ये आ गया, तो I की वैल्यू क्या बन गई है? I इज इक्वल टू बन गया Q0/RC e⁻t/RC। सो ये आपके करंट की इक्वेशन है। तो ये जो e⁻t/RC है, ये बता रहा है कि करंट आपका एक्सपोनेंशियली डिक्रीज हो रहा है। तो इसीलिए जो ट्रांजिएंट स्टेट होती है ये काफी कम टाइम के लिए होती है। आप यहां से इस इक्वेशन से, ये वाली जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन से करंट इन द सर्किट का भी ग्राफ ड्रॉ कर सकते हो। सो अगर आपने यहां पे ग्राफ ड्रॉ करना है करंट का, करंट इज इक्वल टू आ रहा है I इज इक्वल टू Q0/RC e⁻t/RC। इसका ग्राफ ड्रॉ करोगे तो ये ग्राफ जो होगा, ये आपका ग्राफ डिक्रीज होगा टाइम के साथ। यहां से कहीं से मैक्सिमम करंट से स्टार्ट हो गई, और ये ग्राफ भी कभी जीरो को नहीं टच करता, मतलब कभी भी सर्किट में करंट प्रैक्टिकली, एक मिनट, ओके, सो ये ग्राफ कभी भी यहाँ पे जीरो नहीं टच होगा। तो थ्योरेटिकली, नॉट प्रैक्टिकली, थ्योरेटिकली कभी भी करंट जीरो नहीं हो रहा है। इसकी लिमिटेशन भी वही है, ये मैक्सिमम करंट है जो t इज इक्वल टू 0 पे था करंट, ओके, यहाँ पे t इज इक्वल टू 0। तो कुछ समय बाद करंट, ये देखो ग्राफ कह रहा है सैचुरेट हो गया, बट जीरो नहीं होगा। बट एज सून एज स्टडी स्टेट अचीव हो जाएगी, करंट जीरो हो जाएगा। वो टाइम नहीं निकाल के दे सकते हम लोग क्योंकि 1/0 की वैल्यू यहाँ पे डिफाइंड नहीं है। ओके, तो ये मैथमेटिकल प्रॉब्लम है, बट प्रैक्टिकली कैपेसिटर के ऊपर चार्ज Q0 ग्रो होता है और सर्किट में करंट I 0 होता है। थ्योरेटिकली दोनों वैल्यूज नहीं मिल रही है क्योंकि I 1/0 की वैल्यू डिफाइंड नहीं है।
सो इसमें बेटा सिर्फ आपको ये डेरिवेशन नहीं समझ आई है, नो प्रॉब्लम, बट आप ये फॉर्मूलाज ध्यान में रख सकते हो। इन फॉर्मूलाज में आरसी आपका जो टाइम कांस्टेंट है, इसका मतलब याद रख सकते हो कि कितने परसेंट चार्ज ग्रो हो चुका है, और इसमें ये ग्राफ्स वगैरह समझ लो कैसे बने हुए हैं। इसके अलावा ज्यादा मतलब जो मैंने ये किरचॉफ लॉ लगा के इक्वेशन बनाई, फिर ये इसको इंटीग्रेट करके सॉल्यूशन निकाले हैं। अगर दिस कंसेप्ट इज नॉट अंडरस्टैंडेबल स्पेशली फॉर मेडिकल स्टूडेंट्स, आप इसे इग्नोर कर सकते हो, लेकिन नॉन मेडिकल स्टूडेंट्स ऐसी क्वेश्चंस बहुत इजीली ड्राइव करते हैं मैथमेटिक्स में। आगे चल के भी आप आई थिंक एक क्वेश्चन, आपको एक चैप्टर होता है मैथमेटिक्स में, यहाँ पे आप लोग डेरिवेटिव इक्वेशन सॉल्व करते हो, तो वहां पे ये क्वेश्चन सॉल्व करनी सिखाई जाती हैं आपको। 1 डिग्री क्वेश्चन है तो इसे बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हो आप लोग। तो मैंने भी आपको वैसे तो सारा कुछ बता ही दिया क्या है क्या नहीं है बेटा, इसमें कुछ नहीं है, एक बार इंटीग्रेशन का रूल लग रहा है और कुछ भी नहीं है इसमें। ओके, इसी तरह से बेटा अगर एक कैपेसिटर को रेजिस्टर के साथ लगा दिया जाए, एक कैपेसिटर को अगर हम एक रेजिस्टर के साथ लगा दें, तो हमारे पास एक फुली चार्ज कैपेसिटर है जिसके ऊपर चार्ज क्यू नॉट है। इसको मैंने अगर रेजिस्टर के साथ लगा दिया, स्विच लगा देते हैं और यहाँ पे रेजिस्टर लगा देते हैं, तो जैसे स्विच ऑन होगी इसमें करंट फ्लो होना स्टार्ट होगा। अब करंट बढ़ेगा लेकिन चार्ज डिक्रीज होगा। सो यहाँ पे होता है डिके, वो था ग्रोइंग ऑफ चार्ज, इसे लिख लो चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर था, दिस इज डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर, डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर। एक कैपेसिटर जो है आपका, जो चार्ज हो चुका है टू मैक्सिमम वैल्यू क्यू नॉट, उसे हमने डिस्चार्ज करना है। इसको भी, इसकी भी इक्वेशन ऐसे ही बना लेते हैं हम लोग। तो अगर इसमें देखोगे इक्वेशन बन जाएगी आपके पास, अगर ये पॉजिटिव प्लेट है ये नेगेटिव प्लेट है, तो करंट की डायरेक्शन ये होगी आपकी इसमें। ओके, सो यहां से इक्वेशन बन जाती है आपके पास, और इस इक्वेशन को सॉल्व करना होता है। आपने किसी भी टी टाइम पे चार्ज निकालना होता है और करंट निकालना होता है। ओके, तो मैं इस इक्वेशन को ड्राइव नहीं करके दे रहा, मैं सीधा रिजल्ट लिख के दे रहा हूं आपको यहाँ पे। ओके, जो बच्चे इंटेलिजेंट है पहले की तरह किरचॉफ लॉ लगा के इक्वेशन सिंपलीफाई करके कर सकते हैं अपने आप। ओके, सो यहाँ से Q इज इक्वल्स टू इक्वेशन आ जाती है, Q इज इक्वल्स टू Q नॉट e रेज टू पावर माइनस टी बाई आर सी। सो दिस इज योर इक्वेशन फॉर चार्ज। और अगर करंट निकालना है तो करंट विल बी इक्वल टू आ जाएगा Q नॉट डी क्यू बाई डी टी आ जाएगा। सो दिस विल बी इक्वल टू आ जाएगा Q नॉट ई रेज टू पावर जो भी था माइनस टी बाई आर सी, और इसकी डिफरेंशिएशन के साथ चेन रूल लग जाएगा तो माइनस 1 बाई आर सी आ जाएगा। सो यहां से नेगेटिव साइन आपका इंडिकेट कर रहा है। ओके, सो Q इज इक्वल टू Q नॉट ई रेज पावर माइनस टी बाई आर सी, और ये आपका चार्ज कम हो रहा है टाइम के साथ। अगर यहाँ पे चार्ज का ग्राफ ड्रॉ करोगे आप, चार्ज का ग्राफ ड्रॉ करोगे तो ये चार्ज का ग्राफ इनिशियली t इज इक्वल टू 0 पे वैल्यू Q नॉट थी, और ये बिल्कुल इस तरह से बनेगा करंट। ये फिर से 0 को नहीं टच करेगा, प्रैक्टिकली 0 को ये t इज इक्वल टू इन्फाइनाइट टाइम पे टच करेगा। ओके, बट प्रैक्टिकली ये बहुत जल्दी डिस्चार्ज हो जाता है। ओके, सो ये आपका डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर था। मैं यहाँ पे इक्वेशन बना के लिख देता हूँ, आप सॉल्व खुद कर लेना बेटा। जब आप इक्वेशन बनाओगे तो क्या होगा, किरचॉफ लॉ लगाओगे बेटा, यहाँ पे करंट की डायरेक्शन में जा रहे हो तो आई आर, फिर यहाँ पे नेगेटिव टू पॉजिटिव जा रहे हो तो माइनस क्यू बाई सी इज इक्वल टू आ जाएगा 0, क्योंकि कोई भी बैटरी नहीं लगी हुई यहाँ पे और कोई। ओके, सो यहाँ से आई क्यू वैल्यू को आप डी क्यू बाई डी टी लिख सकते हो। सो ये आई आर इज इक्वल टू आ जाएगा क्यू बाई सी, और इस आर को आप दूसरी साइड ले जाओगे तो आई इज इक्वल टू आ जाएगा क्यू बाई आर सी। तो यहाँ पे भी क्यू करंट को क्या लिख सकते हो आप लोग, करंट अब आपका टाइम के साथ चार्ज कम हो रहा है तो इसे माइनस डी क्यू बाई डी टी लिखोगे। सो अब इसके बाद ये क्वेश्चन सॉल्व कर लो बेटा, इनको वेरिएबल सेपरेट कर लो, माइनस डी क्यू बाई क्यू, और इधर लिमिट आ जाएगी क्यू नॉट इनिशियल चार्ज है और किसी भी टाइम पे क्यू है, और इधर आ जाएगा डी टी बाई आर सी। ये नेगेटिव साइन आप इधर ही लिख लो, इसको पॉजिटिव कर दो, ये 0 टू टी हो जाएगा। तो पहले की तरह इंटीग्रेशन करना, इधर लॉग आ जाएगा, सेम मेथड बन जाएगा बेटा, और फाइनली आपके पास ये क्वेश्चन बन जाएगी। सो इन दिस वे
you can find out the charge on capacitor at any time t. ओके, सो बेटा ये डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर था। ऑल्दो यहाँ पे बैटरी डीसी लगा हुआ था, इस केस में आपका डीसी बैटरी लगा हुआ था, बट फिर भी कुछ समय के लिए आपका करंट वेरी कर रहा है। ओके, हम लोग बोलते हैं डीसी का मतलब होता है कि कांस्टेंट करंट फ्लो कर रहा है, लेकिन यहाँ पे जब कैपेसिटर चार्ज हो रहा है उतने समय के लिए ट्रांजिएंट स्टेट है, बट एक बार स्टडी स्टेट अचीव हो गई उसके बाद, जैसे कि यहाँ पे आके सैचुरेट हो गया था आपका, उसके बाद ट्रांजिएंट स्टेट आ जाएगी। इस ग्राफ से देख लेते हैं, यहाँ पे आके स्टडी स्टेट अचीव हो जाएगी बेटा। ओके, स्टडी स्टेट का मतलब है मैक्सिमम चार्ज हो जाएगा और करंट आपका जीरो हो जाएगा। सो दिस इज डिस्चार्जिंग एंड चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर। आप इसको एक बार देख लेना बेटा, कोई भी कंफ्यूजन होगी पूछ लेना। ये आज के लिए इतना ही है, बाकी कल करते हैं।